नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। स्पीकर ने कह दिया है ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कराएंगे। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव आएगा, लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव आने भर से कुछ बदलेगा? क्या इस देश की दिशा बदलेगी? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की असल समस्या कहाँ है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या ये मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो है, या ये समस्या के लक्षण हैं। क्या इस देश में ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं वो लक्षण हैं, बीमारी नहीं है? बीमारी कहाँ है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और बीमारी वही है जहाँ पे हर बार घूम फिर कर मामला पहुंच जाता है। ना तो बीमारी बीजेपी के एंड पे है, ना बीमारी कांग्रेस के एंड पे है, ये बीमारी कहीं और है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पे बात होगी, मणिपुर की घटना पे बात होगी, और इस सब के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता ही नहीं अगर देश में सरकार ने अपनी चीज़ों पर, सरकारों ने कहूँगा मैं, अपनी चीज़ों पर ठीक से ध्यान दिया होता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण और ऐसी जानकारियों से भरा होने वाला है जो आपकी पहुंच से अभी तक दूर रही हैं। मैं आया। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा? बीजेपी सबसे पहले क्यों आसानी से अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई? सोचने का सवाल है। वो इसलिए तैयार हो गई, उसको लगा कि हमारे पास एक अकेला सब पर भारी मोदी जी हैं। मोदी जी बड़ी बड़ी ऐसा भाषण मारेंगे अविश्वास पर। देखिए, वोट तो बीजेपी के पास ज़्यादा है, सरकार तो गिरनी नहीं है, तो विपक्ष भी जानता है। लेकिन जब मोदी जी मणिपुर की घटना पर चर्चा करने के लिए संसद में आ ही नहीं रहे थे, तो ऐसे आना पड़ेगा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है ताकि मोदी जी को घसीट के संसद में लाया जा सके। लेकिन इससे क्या विपक्ष को कुछ हासिल होगा? क्योंकि एक सच को नहीं भूलना चाहिए कि मोदी लमतरानियों में, भाषण देने में, तरह तरह की बातें बुनने में, इन सारे विपक्षियों से कहीं कहीं आगे हैं। वो उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो बड़ी सफाई से सदन में कुछ बोल के चले जाएंगे, आप 6 महीने तक चेक करते रहेंगे सही बोला या गलत बोला। तो ये जो एक ऐसा काम किया है विपक्ष ने, जो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। अगर या तो विपक्ष मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से घेरने में कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब भी हो जाएगा तो क्या होगा? आखिर में बाद में चर्चा किस पे होनी है, किस चीज़ का महिमा मंडन होता है, ये दो चीज़ों पे विषय निर्भर करता है। एक तो सोशल मीडिया, दूसरा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया मोदी जी का ही गुणगान करेगा। किसी के भाषण में किसी की जुबान फिसल जाएगी तो उसी को बार बार वो चलाएंगे घुमा घुमा के, और विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे, और धीरे धीरे वो ये जो इंडिया गठबंधन है इसको भी लपेटेंगे। तो बहरहाल ये एक ऐसा बड़ी चुनौती विपक्ष ने ली है। लेकिन मसला इस बात का है कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव भी आया है तो किसी ऐसे सार्थक विषय पे आया है जो देश के लिए बहुत ज़रूरी था। अब आप कहेंगे कि मणिपुर जैसा हादसा माफ़ कीजिएगा, मैं हादसा कह रहा हूँ, मणिपुर जैसी वारदात, ऐसी दुर्दांत घटना दुनिया के किसी देश में ही कभी कभी सामने आई है। ऐसा अमानुषिक तो होलोकास्ट के दौरान भी तस्वीरें नहीं आई थी, 1-2 तस्वीरें आई थी, लेकिन ऐसी तस्वीरें होलोकास्ट में भी नहीं आई थी। वो भी जाति हिंसा थी, वो भी एक तरह का एथनिक वायलेंस था। तो आप कह रहे हैं इससे भी बड़ा मसला हो सकता है? जी हाँ, इससे बड़ा मसला हो सकता है। मणिपुर का पूरा विवाद कहाँ से शुरू होता है? इस घटना के होने से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर बताया था। मणिपुर का विवाद शुरू होता है, कुकी इस बात के खिलाफ हैं कि जो मेनलैंड वाले हैं मैतेई, उनको रिजर्वेशन, उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि एसटी का दर्जा मिलेगा तो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो राज्य की सेवाओं में उनको भी रिजर्वेशन मिलने लगेगा। दूसरा ये कि वो पहाड़ों पे भी ज़मीन खरीद सकेंगे। तो ये समस्या किस चीज़ की है? क्या ये संभव नहीं है कि सब लोग सब जगह ज़मीन खरीद सकें? इतनी ज़मीन की कमी है। तो मसला आता है रोटी कपड़ा मकान का, और सबसे बड़ा मसला आता है रोज़गार का। अगर आसानी से सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये संघर्ष रहे ही नहीं।
ये सारे संघर्ष इसीलिए हैं क्योंकि सरकारी ना प्राइवेट किसी भी तरह की नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। तो नौकरी जो है वो रोटी कपड़ा मकान यही तो है, रोज़गार शिक्षा स्वास्थ्य यही चीज़ें जो इस देश को चाहिए, ये इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आज हम समझेंगे कि वो कौन से हालात हैं इस मुल्क के जो एक बेरोज़गार को, एक बेटे को आपके रोज़गार बना रहे हैं। उस देश की ज़्यादातर आबादी को कह रहे हैं कि तू भाग जा, तेरे लिए ना तो रोज़गार है ना तेरे लिए रोटी है, तू केवल साइकिल की पंक्चर ठीक कर, उसमें भी कोई कंपनी आ जाएगी वो ठीक करेगी, तो घर बैठे हो। तू परचीन की दुकान खोल लेता था ना बाहर के कमरे में, अब तू घर बैठ, उसकी जगह हमने ऑनलाइन बिजनेस कर दिया है। तो जो अमीर और अमीर होता जा रहा है, मैं वाली बात करता हूँ, ये उससे जुड़ी हुई समस्या है। अब हम आंकड़ों पे जाएंगे, ज्ञान बहुत हो गया। भारत में अभी एक bankbazaar.com करके वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है, चूँकि कंपनी है तो इसने अपने लिए सर्वे किया है, अपने फ़ायदे के लिए सर्वे किया है। और उसका कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि अब लोगों को अगर शुरू से बचत करना शुरू ना करें, वो बचत के लिए आपको समझा रहा है लेकिन एक सच बता रहा है। तो अगर आप अभी से बचत करना शुरू नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। ये वो आपको कह रहा है जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। जो बैंक बाज़ार के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हर साल जो महंगाई है, महंगाई बढ़ने की दर 6% है, 7% है, जबकि महंगाई शिक्षा की जो एजुकेशन की महंगाई है वो 11% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी जो आप पैसे जमा कर रहे हैं वो पैसे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आज किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बच्चे को MBA कराने की फ़ीस 3 लाख रुपए है, हालांकि 24,60,000 ये लोग बता रहे हैं। मान लीजिए 24,60,000 रुपये आज किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाने की फ़ीस, तो 24,60,000 रुपये अगर आपने रख दिए या उसकी कोई चीज़ खरीद के रख ली और आपको लगा कि बच्चा मेरा बड़ा होगा, इससे उसकी पढ़ाई हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि महंगाई की दर से दोगुने रफ्तार से एजुकेशन बढ़ रही है। इस सर्वे में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि 2003 में भारत में जो प्राइवेट कॉलेजों से MBA करने पर करीब 3 लाख रुपए, एक औसत निकाला, ज़्यादा भी थे कुछ कम भी थे, 3 लाख रुपए खर्च होते थे MBA के लिए। आज हम MBA करने के लिए 24,60,000 रुपये की फ़ीस देनी होती है प्राइवेट कॉलेज में। इसके साथ साथ 5 साल में जो MBA या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हैं उनका खर्चा लगभग डबल हो जाएगा, यानी 50 लाख। जो 24,60,000 है वो समझ लीजिए करीब करीब 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा एक बच्चे को MBA कराने के लिए 5 साल बाद। और ये कह रहे हैं कि इसकी इस रफ्तार से ना तो महंगाई की दर बढ़ रही है ना दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। और वे कह रहे हैं कि BTech का औसत कोर्स 4 साल का 10 लाख रुपए में हो रहा है, जबकि MBBS का कोर्स 50 लाख तक पहुंच गया है। और ये कह रहे हैं अगले 5 साल में MBBS में 1 करोड़ रुपए के करीब लगेंगे और BTech में 20 लाख लगेंगे। ये इनका एक कैलकुलेशन है जो बैंक बाज़ार ने आपके सामने रखा है। अब वो बता रहे हैं कि इससे बचने के लिए वो इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। उनका कहना है कि जो 65% भारत में मिडिल क्लास लोग हैं वो कौन से तरीके अपनाते हैं, तो या तो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा जिसका औसत रिटर्न 12% माना जा रहा है। इसमें से किसी भी चीज़ को, ये 10 साल का औसत रिटर्न है 12%, और इसमें से किसी भी चीज़ को सत्य मानकर कोई इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। वो आप अपने जो आप फंड है वो उसका अपना अलग अलग रिटर्न है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। ऐसा नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड इतना दे देंगे। तो 10 साल का अगर एवरेज निकालें तो 12% के करीब म्यूचुअल फंड से आ रहा है, म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। EPF जो है वो 8.15 मतलब 8.15% दे रहा है। सुकन्या समृद्धि 8% दे रहा है। FD 7.5% दे रहा है और PPF 7.10% दे रहा है। यानी 11% की रेट से तो बढ़ रही है महंगाई एजुकेशन की, और इनकी बढ़ रही है। अब अगर आप इससे थोड़ा आगे जाएं तो ज़्यादातर लोग जो बचत कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। आप पहले आदमी निश्चिंत रहता था, फिर वो मकान के लिए घुसने लग गया, ज़िंदगी अपनी तबाह करने लग गया EMI। अब ये बच्चों के एजुकेशन का भी एक
किसी तरह से वो 15-15 हज़ार रुपये महीने तक की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस झेल लेता था। अब पता चला है कि उसको बीए कराने के लिए, एमए कराने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, है ना। तो अगर आप इससे और आगे जाएं तो ये जो खर्चा है, इस खर्चे को अगर आप देखें तो इस खर्चे का एक कड़वा सच जान लीजिए। हम भारत के लोग हैं। भारत में इस देश पर सभी का समान अधिकार। वो जिस आदमी की खोपड़ी पे मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया था, जिसको शिवराज सिंह जी ने कुल मुआवजा 5 लाख रुपए दिया है, 1.5 लाख रुपए एक और किसी खाते में दे दिए हैं, वो और उसके जैसे इस देश के 100 में से 70 लोग क्या अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं? क्या आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे खुशकिस्मत कि राजदीप सरदेसाई के ड्राइवर का बेटा भी आईआईटी किया उसने, और ये निजी बातें लेकिन साझा कर रहा हूँ उनकी, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उनको, ये अलग बातें हैं। लेकिन ऐसे सपोर्ट सिस्टम को अगर हटा दें, खैरात तो आप हटा दें, लोगों के एहसानात हटा दें, जो बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। आपके जीवन में जो लोग भी हैं, जो आपके साथ काम करने आते हैं, आपके कामगार हैं, 2-4 अपने दोस्तों को छोड़ दें, पड़ोसियों को छोड़ दें, क्योंकि वो आप ही की तरह के अमीर लोग हैं। कितने लोग हैं जो इस देश में अपने बच्चे को एमबीए करा सकते हैं, बीटेक करा सकते हैं? उनकी ये हैसियत है। आपके जितने भी काम वाले हैं, आपके सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी हैं, आपके मेंटेनेंस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप बस में जाते हैं उसका ड्राइवर है, उसका कंडक्टर है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर है। 70, ये शहरी आबादी का। लोग कहते गरीबी है का, गरीबी हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया, अब कहाँ है। जब लॉकडाउन लगा था तो सड़कों पे गरीब दिखाई दे रहे थे, तब समझ में आ रहा था कि कितने गरीब हमारे आसपास छिपे हुए हैं, हमको पता ही नहीं था। तो ये हमारे समाज की, हमारे देश की हकीकत है। तो अब अगर आप सोचे तो उनके पास में किसी भी तरह का पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस करके सेवा है, उसका एक आर्टिकल है जो कहता है कि 80% भारतीय एमबीबीएस की सीट प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनकी औकात से बाहर की चीज़ है। एमबीबीएस कर ही नहीं सकते हैं। कौन? 80% भारतीय। तो ये तो शिक्षा का सीन हुआ कि भैया हम और आप, देखिए इसमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो करप्शन के पैसे से कुछ लोग जोड़ के, वो चपरासी भी हो सकता है, कुछ करोड़ बना लेते हैं, उससे वो अपने बच्चों को ये सब कर लेते हैं। तो ये से भी ये पता लगता है कि इस देश में करप्शन किए बगैर गरीब आदमी, अमीर के पास तो सब है, एलीट के पास सब है, उसको सब मिल जाता है, बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकता है। यानी इस देश में सिर्फ या तो चोरी करिए या वंचित रहिए, क्योंकि सरकार के पास एजेंडे पे आप नहीं हैं। एजुकेशन माफिया बना हुआ है। अभी मैं आऊँगा, एजुकेशन माफिया पे भी आऊँगा और बहुत सारी कड़वी हकीकतें सामने रखेंगे। तो ये जो लोग हैं अमीर लोग, अब हम बात करते हैं अमीर लोगों की, और इन अमीर लोगों के बच्चे इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या हासिल करते हैं, ये कुछ बिंदु आपको बता रहा हूँ, उसके ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हर साल हमारे यहाँ से 8 लाख बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं, और जिसमें हमारे जीडीपी का 1% खर्च होता है, जो कि $28 बिलियन है। और इसको अगर रुपए में आप गिने तो ये हो गया करीब 2,295 मिलियन रुपीज़ हो गया, और आगे 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 इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के। और ये 1% जीडीपी का, जितना आपका दूध का उत्पादन हो रहा है, जितना किराना का उत्पादन हो रहा है, जितना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है, टाटा बिरला अंबानी का जितना उत्पादन हो रहा है, कारें बन रही हैं, जितना भी हिंदुस्तान में उत्पादन हो रहा है, उस सबको जोड़ लो आप, तो जो रकम सामने आती है उसको कहते हैं जीडीपी। उस जीडीपी का 1% हम केवल विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। यानी ये देश दिन रात मेहनत करके, पूरा देश जितना रुपया पैदा करता है, जितने रुपए का उत्पादन करता है, उसमें से 100 रुपये में से 1 रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने में खर्च कर दे रहा है।
ये हमारे देश की हकीकत है और इस वक्त $6 बिलियन विदेशी विश्वविद्यालय को चले जाते हैं, जो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास बैठते हैं। और इतने पैसे से हर साल ये देश, अब ये विदेशों को पैसा दे रहे हैं, इतना ही पैसा खर्च करके हम हर साल 10 नए IIT, IISER और JNU जैसे वर्ल्ड के टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ की टक्कर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े कर सकते हैं। और इनको चलाने के लिए हमारे पास पूंजी कहाँ से आएगी ये बता दिया। इसके साथ साथ कई सारे 8 नए IIT भी बनाए गए हैं। CAG की रिपोर्ट कहती है 2008 और 9 के दौरान शुरू हुए 8 नए IIT अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी हालत ये है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इतनी सारी आपने खोल दिए हैं, चमक दमक है, लकदक है, कांच है, क्लासरूम है, उसके क्लासरूम में ये तरह तरह के जो क्लासेस हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्लैमर से भरे हुए रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, सब कुछ है। लेकिन वो भी बच्चों को बाहर जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर आप देखें इन 70 सालों में हम हायर एजुकेशन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। अब ये एजुकेशन का कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मणिपुर से जुड़ी हुई हैं। अगर आपके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी और आपके बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार पे भी आते हैं अभी, तो आपके यहाँ पे झगड़ा ही नहीं होगा। ज़्यादातर झगड़ा इसी चीज़ का तो भैया कि रिजर्वेशन ले रहे हो क्योंकि आप ST में हो, आप SC में हो तो रिजर्वेशन ले रहे हो, हमको नहीं मिल रहा है। अब उनको अगर नहीं लोगे तो पता चला कि वो तो बेचारे मुख्य धारा से ही बाहर हो जाएंगे, उनके पास तो संसाधन ही नहीं है, ना उनके पास पढ़ने को पैसे हैं ना कुछ हैं। तो फिर तो अब जो हिंदुस्तान का 10% एलीट क्लास है, ऊंची जाति के अमीर लोग, वो खुद ही अपना जो है वो चलाएं देश को, राज करें देश के ऊपर, बाकी सब गुलाम हैं। तो अगर देश में सबको कंट्रीब्यूट कराना है तो उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उनको उनसे भी तो काम कराना है। दो ही लोग थोड़ी सारा देश, 10% लोग ही थोड़ा पूरा देश खींच लेंगे भाई। ये जो काम, ये आप ह्यूमन रिसोर्स है ना, मानव संसाधन है ना। आप इसको समझते हैं रोज नौकरी मतलब नोट मिल रहे हैं, नोट नहीं मिल रहे हैं बॉस। आप देश के लिए काम कर रहे हो तब वो थोड़ा सा दे रहे हैं आपको। तो वो जो आदमी आ रहा है उससे तो काम ही नहीं कराओगे, हमसे ही सारा काम कराओगे, मैं ही क्यों सारा काम करूं, ये दिमाग में क्यों नहीं आता है? ये आना चाहिए। तो हो ये रहा है कि हम सब लोग अमीर एलीट पढ़े वर्ग के लोग हैं, हमारी बोली भाषा उसी तरह की है, हम लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से बात करते हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस कर लेते हैं। गरीब आदमी उस तरह से उतनी नफासत से बात नहीं कर पाता, उसके पास में उतना लोकाचार नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो भैया रिजर्वेशन इसलिए देना पड़ता है ना, सीट कम है, उसको भी मिल जाए आपको भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? यहाँ जितनी मैं बातें करूँ सरकारी नौकरी की नहीं हो रही भाई साहब, प्राइवेट नौकरी की हो रही है। आगे आइए, तो प्राइवेट भी नहीं मिल रही है लोगों को। तो क्या हो रहा है कि 3 लाख करोड़ आय करता था हमारे देश में। हमारा देश इतने 70 साल बाद भी सफिशिएंट नहीं हो पाया है। इनमें से 2/3 लोग जो हैं, 3 करोड़ में से मतलब 2 करोड़, वो लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं, जिसको सरकार अब धमकी दे रही है, तुमने ज़ीरो रिटर्न कैसे भर दिया, फर्जी किराए की रसीद कैसे लगा दी, वगैरह वगैरह। मतलब उन्हीं का 2/3 लोग हैं, 300 में से 200। और ये जो हैं औसत आयकर भरने वाला जो आदमी है, ये इसका एक एस्टिमेट अगर आप ये मानो कि ये 20 साल तक नौकरी करता है, तो मैं हर साल लगभग 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। यानी इस देश में 10 लाख नौकरियां हर साल बनती हैं। उसको छोड़ दीजिए कि सरकार भर्ती करने को तैयार नहीं है, कंपनियां छटनी कर रही हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें। अब इन 10 लाख में भी सारी नौकरियां तो वैसी नहीं है कि जो आपने जिसको 24 लाख या 60 लाख या 50 लाख या 5 लाख फीस लेके बढ़ाया था, जो 10 लाख में पढ़ने वाला 5 साल बाद। आज अगर बच्चा भर्ती होता है तो 10 साल बाद निकलेगा, तो 5 साल बाद निकलेगा तो वही MBA 10 लाख का हो जाएगा। तो वो जो स्टूडेंट है, वो जो निकल के आ रहा है, तो उसको नौकरी भी तो ऐसी चाहिए होगी जो उसने इन्वेस्ट किया पूरे जीवन से। अब आप अपने बच्चे पे प्राइमरी स्कूल की तनख्वाह, वो जो फीस है वो 15,000 रुपये जमा करते हो, 15,000 करते हुए उसको अगर आपने 14 ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए उतनी फीस लगे, जबकि उससे बहुत ज़्यादा लगती है।
और उसके बाद जब वो नौकरी पे आता है तो 15,000 उसको तनख्वाह मिल रही है। आप खुद ही देखिए ना, आपने अपने बच्चे को हर महीने फीस दी 15,000, बाद में वो पढ़ के आ रहा है जब और नौकरी मांगने जाता है तो उसको भी लोग 15,000 ही दे रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो वेतनभोगी हैं वो 10 साल के करीब उनको नौकरी मिलती है, और 10 साल में फिर जो नौकरी है, जो 10 लाख ताज़ा नौकरियां, उसमें से 3 लाख तो अच्छी नौकरियां हैं जिसमें 5 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना वेतन मिलता है, मतलब 50,000 रुपये महीने वाली अच्छी नौकरियां उन्हीं को मान के चल रहे हैं। और 30,000 इसमें पॉश नौकरियां हैं जिसमें 10 लाख रुपए से ऊपर का वेतन मिलता है, जैसे IT वाईटी डिपार्टमेंट वाली नौकरियां, IT वाईटी की, सॉफ्टवेयर की। और 3 लाख अच्छी नौकरियों में से भी 1 लाख हो गई IT की। पॉश नौकरियां विदेशी कंपनियों में होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, इस तरह की नौकरियां होती हैं। लेकिन उनमें भी जिन विदेशी कंपनियों के इंडियन क्लाइंट्स होते हैं उनमें वेतन कम मिलता है। अब अगर आप सोचें, जो इंडियन क्लाइंट को कैटर कर रही हैं विदेशी कंपनियां, उनमें वेतन मिलता है 1 लाख रुपए। तो आज आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, 8 लाख तो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। तो 1 करोड़ लोग हर बार इतनी मोटी फीस जमा करके निकल के आ रहे हैं। नौकरी कितने लोगों को मिल रही है? 10 लाख लोगों को। उन 10 लाख लोगों में से भी एलिट वाली नौकरी 3 लाख को ही मिल रही है, मतलब 1 लाख महीने से ऊपर वाली। तो इस देश में समस्या आपको अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी। आम आदमी इस देश का जो है भाई, आम आदमी मतलब मेजॉरिटी आदमी है। अंबानी अडानी को तो आम आदमी मानोगे नहीं, उसके पास में एजुकेशन नहीं है, उसको पढ़ाई है ही नहीं। जो पढ़ाई है उससे उसको कुछ हाल नहीं लगता, इसलिए लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या विदेशों की तरफ जा रहे हैं। अब इसको ऐसे समझें कि आप अमीर आदमी हैं, आपने अपना बच्चा पढ़ा लिया किसी बड़े यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद भी उसको स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो आप उसको विदेश भेजने को मजबूर हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा आंकड़ा, दूसरा डाटा आपके पास है, वो ये है कि जो आपने पैसा खर्च करके विदेश भेजा, उसके अलावा जितने बच्चे जो भारत में पढ़ रहे हैं महंगे महंगे विश्वविद्यालयों में, जो MBBS की सीट के 50 लाख दे रहे हैं, 5 साल बाद जो 1 करोड़ देंगे, जो बीटेक के लिए आज 25 लाख दे रहे हैं, 5 साल बाद 50 लाख देंगे। 50 लाख एक पढ़ाई के कोर्स के लिए। तो ये पैसा खर्च करने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पास भी जो 10 लाख नौकरियां उपलब्ध है, उन 10 लाख नौकरियों में से सिर्फ 3 लाख ही ऐसी हैं जो 1 लाख रुपए महीना दे पाएं। यानी 50 महीने तक नौकरी करने के बाद, 1 साल में 12 ही महीने होते हैं, 5 साल तक नौकरी करेगा तब उसकी फीस रिकवर होगी। इसमें आप इंक्रीमेंट वगैरह भी जोड़ लीजिए, 12 पंजे 60 होते हैं, 85 जोड़ रहा हूं। तो आप इस देश की दशा समझ सकते हैं। जब आपके बच्चे के पास भविष्य नहीं होगा और सरकार आपको ना फंसा देगी, इसमें भविष्य नहीं है तो इसलिए नहीं है इसको आरक्षण मिल रहा है, इसको ST का दर्जा दे दिया इसलिए भविष्य नहीं है, तेरे बेटे को काम इसलिए नहीं मिल रहा है ना क्योंकि वो फला फला समुदाय वाले आबादी बढ़ा रहे हैं। आप सब उसी में लगे रहते हो और उस वहशीपन का शिकार होकर, उस नफरत की राजनीति का शिकार होकर एक दूसरे के घर की बहन बेटियों को सड़कों पे नंगा घुमाते हो। आप भूल जाते हो कि आप ये क्यों कर रहे हो, और आप ये इसलिए कर रहे हो कि आपको नंगा कर दिया गया है और आपको पता ना चले कि आप नंगे हैं, इसलिए आपको नफरत के काम में लगा दिया गया है और आप इंसानियत को नंगा कर रहे हैं। यह शब्द मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह शर्मनाक स्टेट है और हम उस जुलूस के ऊपर संसद में चर्चा करते हैं। वो जुलूस क्यों निकल रहे हैं, देश में अनरेस्ट क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। बांग्लादेश से शरणार्थी 2 वजह से आते हैं। हिंदू शरणार्थी इसलिए आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कल्चर उनका मिलता जुलता है। बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से आते हैं, इसीलिए सरकार ने CAA लाया था कि वो आए तो उनको हम नागरिकता दे देंगे।
और मुस्लिम भी वहाँ से आते हैं, जबकि उनका कल्चर यहाँ से नहीं मिलता है। और वो इसलिए आते हैं तो यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन तो कर लेंगे, ढाबे में काम तो कर लेंगे, वहाँ तो वो रोज़गार भी नहीं मिल रहा। हालांकि उनकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन ये सब इकोनॉमी है ना ऊपर के 10-20% की आबादी में बढ़ती रहती हैं। तो एक आदमी चांद पे खेलकर दूसरे देशों में जा रहा है, और इसलिए जा रहा है कि 2 रोटी मिल जाएगी। तो ये समस्या एक मानवीय समस्या है। कल मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में टैक्स पेयर्स की संख्या कम होती जा रही है। लोग रिटर्न तो भर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन पैसा नहीं चुका रहे हैं। ये समस्या भी उसी समस्या का हिस्सा है। इस देश में जब अमीर और अमीर होता जाएगा, अंबानी साहब के पास में कमाइयाँ होती जाएंगी, संसाधन आसमान से नहीं टपकते हैं। कंपनियां आदमी से ही पैसे कमाती हैं। जनरल स्टोर वाले बेरोजगार फालतू बैठे हुए हैं आजकल। मेरे एक परिचित हैं, पड़ोस में दुकान थी, इस लालच में चले गए कि मैं मल्टी स्टोरी सोसाइटी में जा रहा हूँ, वहाँ 1000 फ्लैट हैं, वहाँ मेरी अकेली दुकान है, वहाँ पे मैं ठीक से पैसे कमा लूँगा। 6 महीने में उनको दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ा, ये सोचकर कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होगी, और उसमें भी वो दुकान नहीं चला पाए, और आखिर में उनकी दुकान बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट छूट देकर, अंबानी की कंपनी दूध पर 2 रुपए लीटर की छूट दे रही है। आप सोचिए, छूट दे देकर इन सब को खत्म कर रहे हैं। तो अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बनता जा रहा है, और ये सब पैटर्न चल रहा है, और ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये सामाजिक समस्याएं भी खड़ी होती रहेंगी। और इन समस्याओं का मूल कारण बताने के बजाय नेता लोग आपको दाएं बाएं डाइवर्ट करते रहेंगे, नफरत में डुबोते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहना, अपने दोस्त की बहन को सड़क पे घुमाते रहना, जैसे वहाँ पे मणिपुर में कर रहा था। बाहर निकलिए नफरत से। ये अविश्वास प्रस्ताव नेताओं की चीज़ें हैं, आपस में वो हमको फंसाए रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।